चीज का योगदान सबसे अहम रहा वो है इंडिया का अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पेमेंट सिस्टम। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोग आज ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त यूपीआई का यूज सबसे ज्यादा करते होंगे, क्योंकि इसने ट्रांजैक्शंस को बहुत ही सिंपल और फास्ट बना दिया है। यूपीआई आज भारत को उस मुकाम पर ले गया है जहां चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देश भी हमसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के फील्ड में काफी पीछे रह गए हैं। और इंडिया में यूपीआई की सक्सेस को देखते हुए अब दुनिया के दूसरे देश भी इसे अपनाने की कोशिश में हैं। इनफैक्ट गूगल ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड को ये सजेस्ट किया है कि अमेरिका को भी भारत के यूपीआई जैसा कोई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि भारत में यूपीआई की शुरुआत आखिर हुई क्यों थी? ये पेमेंट सिस्टम वीजा और मास्टर कार्ड से अलग क्यों है? और अमेरिका व चीन जैसे देश हमारे यूपीआई सिस्टम से घबराए क्यों हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीआई इंडिया में कब और कैसे आया और भारत को आखिर ये न्यू पेमेंट सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, यूपीआई के आने से पहले भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगभग ना के बराबर होते थे। हालांकि हमारे देश में कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम और इंटरनेट बैंकिंग बहुत पहले से मौजूद है। साथ ही एनपीसीआई ने 2012 में रुपे कार्ड को लॉन्च किया था, जिससे कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस के नंबर बढ़ सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को नहीं अपना रहे थे। दोस्तों, आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग साल 2011 में ऑन एन एवरेज भारत का हर एक व्यक्ति सिर्फ 6 नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया करता था, जबकि उस समय भारत के 1 करोड़ से ज्यादा रिटेलर्स कार्ड बेस्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कार्ड्स और इंटरनेट बैंकिंग जैसे पेमेंट सिस्टम लोगों के लिए इजिली एक्सेसिबल नहीं थे, जिसके चलते ज्यादातर लोग अपने ट्रांजैक्शंस कैश में ही करना प्रेफर कर रहे थे। अब दोस्तों, कैश ट्रांजैक्शन से इंडियन गवर्नमेंट को मेनली 2 प्रॉब्लम थी। पहली तो ये कि इससे लोगों के लिए टैक्स चोरी करना बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि इससे हमारे इन्वायरमेंट पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि करेंसी नोट्स बहुत आसानी से फटकर खराब हो जाते हैं और फिर ऐसे में आरबीआई को नए नोट्स इशू करने पड़ते हैं। और दोस्तों, ये चीज भारत के ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव के बिल्कुल अगेंस्ट है। ऐसे में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डिजिटल इंडिया कैंपेन को प्रमोट करने के लिए भारत को एक नए इंडिजिनस पेमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ी। और दोस्तों, इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए 2016 में एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यूपीआई दूसरे डिजिटल पेमेंट से अलग कैसे है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। अब दोस्तों, मान लो आप कोई दवा लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर जाते हो, जिसका प्राइस है 200 रुपए। इसका बिल पेमेंट आप अपने गूगल पे ऐप के थ्रू करते हो, जिसमें आपने अपना एसबीआई का अकाउंट ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर एसबीआई एक इशूइंग बैंक कहलाएगा और गूगल पे एक पेयर ऐप होगा, जिसको हम पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी पेयर पीएसपी भी कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यूपीआई पेमेंट में एनपीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब गूगल पे और बैंक्स के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको एनपीसीआई ही वेरीफाई करता है। मतलब एनपीसीआई एक मीडिएटर की तरह काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन में वीजा और मास्टर कार्ड करते हैं। तो जब आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपने गूगल पे ऐप में यूपीआई पिन को सबमिट करोगे तो एनपीसीआई इशूइंग बैंक से मतलब आपके एसबीआई अकाउंट से 200 रुपए काटने का रिक्वेस्ट करेगा। दोस्तों, इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से पहले आपका बैंक ये चेक करता है कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए इनफ फंड्स हैं या नहीं, और अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है तो ट्रांजैक्शन उसी समय डिक्लाइंड हो जाएगा। अदरवाइज बैंक आपके अकाउंट से 200 रुपए डेबिट करके इसकी डिटेल्स एनपीसीआई को फॉरवर्ड कर देता है। अब दोस्तों, मान लेते हैं मर्चेंट का बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो यहाँ पर एचडीएफसी एक रिसीविंग बैंक होगा। अब एनपीसीआई उस 200 रुपए के पेमेंट डिटेल को लेकर रिसीविंग बैंक के पास जाता है और 200 रुपए को मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट करने का रिक्वेस्ट करेगा। इसके बाद दोस्तों, रिसीविंग बैंक उस 200 रुपए को एक्सेप्ट करके इसकी इन्फॉर्मेशन एनपीसीआई को वापस फॉरवर्ड कर देगा। इसके बाद एनपीसीआई ये डिटेल्स आपके पेयर पीएसपी यानी गूगल पे को फॉरवर्ड करता है और इसी डिटेल के बेसिस पर आपके फोन में पेमेंट सक्सेसफुल होने का और मर्चेंट के फोन में पेमेंट रिसीव होने का नोटिफिकेशन आ जाता है। और दोस्तों, इस तरह ये यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आज भारत में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शंस में करीब 60% शेयर यूपीआई का है, जहां हर महीने ऑन एन एवरेज 8 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई के थ्रू हो रहे हैं। और दोस्तों, एनपीसीआई के एक डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के अंदर यूपीआई ने $1 ट्रिलियन के नंबर को क्रॉस कर दिया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल ये नंबर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि यूपीआई में आखिर ऐसी क्या खास बात है जिसके आने से इंडिया के डिजिटल पेमेंट मार्केट में इतना बड़ा बदलाव आ गया और दूसरे पेमेंट सिस्टम जैसे बैंकिंग कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स और इंटरनेट बैंकिंग की जगह लोग अब यूपीआई को प्रेफर क्यों कर रहे हैं।
दोस्तों यूपीआई की इस सक्सेस के पीछे कई अलग अलग रीजंस हैं और इसका पहला रीजन ये है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट काफी सिंपल और फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूपीआई की जगह कार्ड का यूज करते हैं तो पहले तो आपको अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम एंटर करना पड़ता है और फिर इसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आता है जिसे सबमिट करने के बाद ही आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाती है। जबकि दोस्तों यूपीआई के थ्रू आप सेम ट्रांजैक्शन सेकेंड्स में कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको इतनी सारी डिटेल्स नहीं भरनी पड़ती। और दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई 123 पे नाम की एक नई सर्विस को अनाउंस किया है जिसकी हेल्प से लोग बिना कोई इंटरनेट के भी यूपीआई पेमेंट को कर सकेंगे।